हमारा आज का लेक्चर इज अबाउट राइटिंग कंक्लूजन ऑफ एन एसे। इसी सीरीज में हम लोग सबसे पहला लेक्चर हमारा एसेंशियल्स का था, जिसमें हमने जर्नल चीजें डिस्कस की थी। दूसरा ऐसे हमारा टॉपिक सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट और आउटलाइन मेकिंग पे था। तीसरा ऐसे हमारा ऐसे का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे था। जो लास्ट लेक्चर हमने लिया है दैट वाज अबाउट बॉडी ऑफ द ऐसे, पैराग्राफिंग, उसके असूल, उसको कैसे लेकर चलना है, पैराग्राफिंग में कंटेंट डिवीजन कैसे होगी। और आज का ऐसे इज अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ऐसे में बॉडी ऑफ द ऐसे उतनी ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा आपके ये आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैटर करते हैं। ये क्रूशल चीजें हैं, इन्होंने आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर डिसाइड करना होता है। जब आप इनिशियली स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, उसमें मतलब उसकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए, उसमें डिटेल क्या होनी चाहिए। सेम गोज विद कंक्लूजन्स। इट कैन बी डिफिकल्ट टू राइट, प्रॉब्लमेटिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इनके अंदर अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, इनके ऊपर अगर आप टाइम लगाते हो तो इट इज वर्थ इट, यू शुड डू इट। इसके ऊपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा इवैल्यूएशंस करवाएं, उतनी कम है। उसकी रीजन क्या है कि ये वो दो चीजें हैं, बल्कि तीन चीजें, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये वो तीन चीजें हैं जिनका आपके रीडर के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि आपका रीडर आपके बारे में क्या सोचे, आपकी इंग्लिश के बारे में क्या सोचे, आपके एक्सप्रेशन के बारे में क्या सोचे, आपके नॉलेज के बारे में क्या सोचे। वो ये चीजें डिसाइड करती हैं, इसलिए इनके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। कंक्लूजन जो होता है किसी भी ऐसे का, किसी भी राइटअप का, ये बेसिकली आपके पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छा इंप्रेशन बना दें रीडर के ऊपर। वो पेपर चेकर है आपका, रीडर कोई भी हो सकता है। सो इट इज बेसिकली अ रैप अप ऑफ योर ऐसे। रैप अप मीन मतलब आपने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर आपने गिफ्ट पैक किया, उसके ऊपर जो आखिरी काम आप करते हैं दैट इज रैपिंग इट अप। और कोशिश ये होती है कि आपका गिफ्ट कितना ही आम क्यों ना हो, ऑर्डिनरी क्यों ना हो, आपकी कोशिश ये होती है उसका रैप अप आप प्यारा करें। उसके ऊपर कवर खूबसूरत सा हो, उसकी डिजाइनिंग प्यारी सी हो, उसके ऊपर फूल खूबसूरत सा लगा हुआ हो। क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू प्रेजेंट इट। तो इसी तरह ये आपका कंक्लूजन जो है वो इसको आखिरी इंप्रेशन देने जा रहा है रीडर के लिए। ये कंक्लूजन रीडर को ये बताएगा, रीडर के सामने ये इंप्रेशन देगा कि जिस टारगेट को आप लेकर चले थे, वॉट एवर यू ट्राई टू सेट आउट, उसको आपने अकम्प्लिश कर लिया है, उसको आपने अचीव कर लिया, जिस टारगेट को भी आपने शुरू में मेंशन किया था थ्रू थीसिस स्टेटमेंट। इट शोज दैट यू हैव प्रूव्ड योर थीसिस, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रीडर विद अ सेंस ऑफ क्लोजर। इसमें ऐसी बातें होती हैं जैसे आप इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप बात को खत्म कर रहे हैं, ये इसमें उस तरह की आपने डिस्कशन करनी होती है, उस तरह की आपने बातें करनी होती हैं। ये जर्नल मैंने आपको बता दिया कंक्लूजन का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। अब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आप लोगों की सहूलत के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। टॉपिक सेंटेंस उसमें मैंने बताया था, सपोर्टिंग सेंटेंसेस बताए थे, और थीसिस स्टेटमेंट बताई थी। उसी तरह कंक्लूडिंग पैराग्राफ को भी आप लोगों की सहूलत के लिए मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। अदरवाइज कंक्लूजन में कोई हिस्से नहीं होते, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि आप उसको इजीली लिख सकें, उसलिए मैं इसमें हिस्से बना रहा हूं। सबसे पहला जो हिस्सा है उसका नाम अगेन टॉपिक सेंटेंस है। ये क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस मतलब ये वो पहला सेंटेंस है जिससे आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टार्ट होगा। अब ये इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टर्म्स या वर्ड से आपने अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ नहीं शुरू करना। और वो गलती है जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स जिसको दोहराते हैं। आपने वो गलती नहीं करनी। आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। अब मुझे कोई एक टॉपिक बताइए, उसकी मैं थीसिस स्टेटमेंट यहां पे बनाता हूं,
और फिर उसकी फ्रेश रीफ्रेजिंग करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फ्रेश रीफ्रेजिंग किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग दे दी कि फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कि जो आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे आइडिया वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन वर्डिंग्स चेंज करके, ताकि वो रेपिटेशन फील ना हो, वर्डिंग्स चेंज करके आप अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे उसी थीसिस स्टेटमेंट की फ्रेश रीफ्रेजिंग से। यहां तक समझ आ गई? मैंने ऊपर सेंड किया हुआ है, चैट में देख लीजिएगा। अच्छा, हैविंग सेड दैट, सेकंड पार्ट की तरफ, ये पहला इसका पार्ट है, टॉपिक सेंटेंस जिसको मैंने नाम दिया था, इसको हम कहते हैं फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। दूसरी तरफ हमारे आएंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन आर्गुमेंट्स हैं बॉडी ऑफ द एसे के, जिन्होंने हमारे थीसिस को प्रूव किया था, जिन्होंने ये प्रूव किया कि वाकई ही लिटरेसी होगी तो डेमोक्रेसी अच्छी होगी, या जहां पे लिटरेसी नहीं है वहां पे डेमोक्रेसी अपने प्रॉपर एसेंस के साथ फ्लरिश नहीं कर पाती, वो मेन आर्गुमेंट्स को सिंथेसाइज यहां पे करना है। यू हैव टू शो हाउ दीज आइडियाज फिट टुगेदर एंड हाउ डू दे प्रूव योर थीसिस स्टेटमेंट, दैट रियली डेमोक्रेसी और लिटरेसी गो हैंड इन हैंड। यहां पे आपके 2 से 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, लेकिन आपने ये नहीं सिंपली कर देना कि वो ओरिजिनल आर्गुमेंट्स को सिंपली रीस्टेट कर दें या उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट कर दें, नहीं, ये शो करना है हाउ दीज आर्गुमेंट्स हैव प्रूवन योर थीसिस स्टेटमेंट। इस तरह का उसमें सेंस नजर आना चाहिए। ये सेकंड पार्ट होगा, यानी कि पहले 2 सेंटेंसेस आपके थीसिस स्टेटमेंट की फ्रेश रीफ्रेजिंग पे लग जाएंगे, 3 लाइनें वो हो गई। अगले 2 से 3 सेंटेंसेस आपके जो मेन पॉइंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऐसे हैं, उनकी काइंड ऑफ समरी एंड सिंथेसाइजेशन होगी। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ डू दीज आइडियाज फिट टुगेदर एंड हाउ डू दे प्रूव योर थीसिस स्टेटमेंट। ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट इज योर क्लोजिंग सेंटेंस। ये जनरलाइज्ड होगा, आपके फाइनल वर्ड्स होंगे, आपका एक फाइनल इंप्रेशन होगा, और इट विल प्रोवाइड विद अ सेंस ऑफ क्लोजर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने कोशिश करनी है, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ टॉपिक है, जिसमें थोड़ी सी होपलेसनेस आपने दिखाई पूरे ऐसे के दौरान, जिसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ ऐसे था, कोई इशू के रिलेटेड था, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक रे ऑफ होप दे सकते हो, बिकॉज दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी के जब आप कंटिन्यूटी में सैड इंसिडेंट्स पढ़ रहे हो, सैड चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपका माइंड भी सैड हो जाता है और आप खुश नहीं होते। लेकिन when you get a silver lining around that dark cloud, तो फिर आपको थोड़ी सी होप नजर आती है और फिर आप थोड़े से फ्रेश हो जाते हो, तो आपके ऊपर मार्क्स के ऊपर थोड़ा सा बहुत उसका इफेक्ट हो सकता है। तो ये आपकी कंक्लूडिंग के लिए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आउटलाइन बना दी। पहले आप फ्रेश रीफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जो कि सिंथेसाइज्ड होंगे, और तीसरे नंबर पे आपके क्लोजिंग सेंटेंस होगा जो कि एक रे ऑफ होप आप यहां पे दे सकते हो। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट कंक्लूजन ऑफ एन एसे। यहां तक समझ आ गई? ठीक हो गया। अब चलते हैं कुछ जर्नल गाइडलाइंस की तरफ। जब आपने एक सेंस ऑफ क्लोजर प्रोवाइड करना है, चीजों को आप सम अप ऑब्वियसली कर रहे हो लास्ट पैराग्राफ में, पहले नंबर पे तो ये चीज ध्यान में रखिए, सिंपली आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट नहीं कर देना। मतलब वैसे ही अल्फाज यूज करके वो रिडंडेंट फील होगी, ऐसे लगेगा जैसे आपने वही बात रिपीट कर दी है। You have to rephrase the thesis statement with fresh and deeper understanding. बात वही होगी, रीस्टेट नहीं करना, रीफ्रेज करना है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज करके आपने उसी को प्रेजेंट करना है। फिर जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, उसके बाद जो आपने 2-3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस देने हैं, दे शुड समराइज एंड सिंथेसाइज व्हाट यू ऑलरेडी हैव सेड इन द बॉडी ऑफ द एसे। यहाँ पे कोई नया आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं आपने करना,
आपने जस्ट ये शो करना है कि इन आर्गुमेंट्स के थ्रू ये प्रूव होता है कि वाकई हम जिस आइडिया को लेकर चले थे वो ये आइडिया है। अब फाइनल पैराग्राफ लिखते हुए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हुए, इफ समथिंग वेरी ब्रिलियंट, इफ समथिंग वेरी यूनिक स्नीक्स इनटू योर माइंड, आपके ब्रेन के अंदर कोई बड़ा ही प्यारा आर्गुमेंट आ गया, बड़ी प्यारी बात आ गई यार, ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इफ दैट आर्गुमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर आउटलाइन, सिंपली प्लक इट आउट। अगर वो आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, अगर वो बॉडी ऑफ द ऐसे का हिस्सा नहीं है, तो आपने उस पॉइंट को सिंपली इग्नोर कर देना है, उसके ऊपर कोई काम नहीं करना। फिर there is a kind of inverse relation between introductory paragraph and concluding paragraph. Inverse relation से मुराद होता है उल्टा relation। वो inverse relation क्या होता है? Your introduction always begins general introduction of the topic होता है and ends specifically, और thesis statement बड़ा specify करके limited आपके scope को करके आपका introductory paragraph खत्म हो जाता है। जबकि आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ये इसके बिल्कुल उल्ट वर्क करता है अपने सीक्वेंस के हिसाब से। ये स्पेसिफिक स्टार्ट होता है और जनरली एंड होता है। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है और इस पॉइंट के ऊपर बाकायदा आपने फोकस करना है ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हुए। इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट जनरली एंड एंड स्पेसिफिकली, एक खास स्टांस के ऊपर उसको एंड होना चाहिए। जबकि कंक्लूजन स्टार्ट्स स्पेसिफिकली, एक खास स्टांस से वो शुरू होता है, वही स्टांस जो आप लेकर चले थे, एंड इट एंड्स जनरली, और आखिर में ये जेनेरिक होकर एंड हो जाता है। इस पॉइंट की समझ आई? दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जर्नल डोंट्स ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो काम आपने कंक्लूजन में नहीं करने। अब यहाँ पे आके मैंने शुरू में कहा था मैं कुछ बताऊंगा, जो स्टूडेंट 90% एक काम करते हैं वो आपने नहीं करना। ये जो फ्रेजेस हम लिखते हैं ना, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, टू समराइज, टू सम अप या इन अ नटशेल, ये वो इस तरह के, ये आपने नहीं लिखने। व्हेन एन एसे इज अबाउट टू एंड, जब आप एक चीज पढ़ रहे हो और उसका सामने आपको नजर आ रहा है कि आखिरी पैराग्राफ है, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि इट इज कंक्लूजन। दैट मीन्स के आप ये कह रहे हो आबे जमजम का पानी, आब इटसेल्फ मीन्स पानी, पानी भी आप यूज कर रहे हो और आप भी यूज कर रहे हो, ये आपने काम नहीं करना। When it is last paragraph, it is automatically supposed to be the concluding paragraph. आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपने concluding paragraph कैसे शुरू करना है? Fresh rephrasing of your stance, fresh rephrasing of your thesis statement. फिर ये चीज भी ज़हन में रखिए, फर्ज करें आप शुरू में आपने कोई खास किस्म की कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं दी, आपने कोई गोलमोल काम कर दिया, कुछ इस तरह की बात कर दी, तो यहाँ पे आपने नए सिरे से थीसिस स्टेटमेंट ऐड अप कर दी कि सर ने कहा था जी कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट से शुरू होना चाहिए, ये काम भी मत कीजिए। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट दी ही नहीं, कोई स्टांस शुरू में स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो यहाँ पे आके स्टांस अपना स्पेसिफाई मत कीजिए। कोई भी नया आइडिया या सब टॉपिक आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। कभी भी थीसिस स्टेटमेंट की, जो मैंने कहा था, फ्रेश रीफ्रेजिंग करनी है विदाउट सब्सटेंटिव चेंजेस, बगैर कोई बड़ी चेंजेस के आप अगर उसको लिख देंगे तो वो रेपिटिशन फील होगी, वो आपने काम नहीं करना। एक और ज़हन में रखिए, कोई सेंटिमेंटल इमोशनल अपील्स वहां पे नहीं करना। एक आध मेरे ज़हन में ऐसे वाकयात हैं जिसमें लोगों की लास्ट अटेम्प्ट्स थी, तो वो वहां पे लिख रहे हैं सर मेरी आखिरी अटेम्प्ट है, सर मैं बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे पास कर दें, मेरा सिर्फ ऐसे पास नहीं होता, ये वो इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना। और कोई भी ऐसे एविडेंसेस जिसमें कोटेशंस हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक हो सकती हैं, न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, या आपने कोशिश कीजिए आप कंक्लूजन में ना दें, दे शुड बी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द एसे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इनको आपने एडअप नहीं करना। ये था हमारा लेक्चर ऑन हाउ टू राइट कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब मैं आप लोगों को टास्क दे देता हूँ इससे रिलेटेड, और वो आपने मुझे अगले 3 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवाना है। एट द सेम टाइम लेक्चर को तो मैं रिकॉर्डिंग एंड करूँ।